गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में किसी सेक्शन के लिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों उत्पन्न होती है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी होती है। जब हम किसी आरसीसी सेक्शन पर लोड लगाते हैं, मानो बीम पर लोड लगाते हैं, तो आरसीसी सेक्शन में हमारे कंक्रीट है और स्टील है, तो उन दोनों के बीच में जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। उनके बीच में बॉन्डिंग एक अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वो सेक्शन ज़्यादा लोड बियर कर पाएगा। ठीक है, बॉन्डिंग का अर्थ ये भी है कि जब हम सेक्शन पर लोड लगाते हैं तो कंक्रीट तथा स्टील में कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सरिया कंक्रीट से निकलकर बाहर आ जाए, जो हमारी स्टील है वो निकलकर बाहर आ जाए, या उनके बीच में स्लिपिंग हो। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है। उसमें एक हमारा डायरेक्ट बॉन्ड, इसको हम एंकरेज बॉन्ड भी कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है लोकल बॉन्ड या फ्लेक्सुरल बॉन्ड। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ में हमारा उत्पन्न हो जाता है बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होता है, जब किसी स्टील पर हम टेंशन फोर्स लगाते हैं। टेंशन फोर्स लगाने के कारण इन दोनों के बीच में, जो कंक्रीट और स्टील के बीच में एक स्ट्रेस उत्पन्न होगा। ठीक है, जिसको हम बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस का जो यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके। तो पहला हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट बॉन्ड या एंकरेज बॉन्ड के बारे में। डायरेक्ट बॉन्ड क्या होता है, देखो दो तरीके से देखेंगे, डायरेक्ट बॉन्ड को और लोकल बॉन्ड को। डायरेक्ट बॉन्ड में हमारा जैसे जो कॉर्नर पर जो कंक्रीट ब्लॉक है, उसमें ये यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट के बाद में ये जितना जो सरिया है जितना अंदर तक जाएगा उसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, LD। ओके, ये हमारा कंक्रीट का ब्लॉक है, इसमें से हमने एक स्टील दिखाई है और इस पर टेंशन फोर्स लगता हुआ दिखाया है। इसका जो डाया है वो फाई है। ठीक है, LD को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, इसको कहते हैं विकास लंबाई। तो हमारी विकास लंबाई कंक्रीट के ब्लॉक के अंदर इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि हम फोर्स लगाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो वो उन कंक्रीट तथा स्टील के बीच में स्लिपिंग हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फोर्स, टेंशन फोर्स के कारण ये स्टील जो है वो कंक्रीट से बाहर निकल आए। अगर वो ऐसा होता है तो हमारा स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में फेल हो जाएगा। तो हमें इस बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को मजबूत बनाए रखना है, जिससे हमारा सेक्शन क्या हो, वो मजबूत हो बॉन्डिंग में भी। ओके, हमने शियर में देखा, टेंशन में देखा, अब देख लेते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, टेंशन फोर्स T बराबर, जो फोर्स है वो फोर्स बराबर क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस इंटू एरिया। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, अगर स्टील की बात करें LSM के लिए 0.87 FY इंटू π/4 इंटू फाई स्क्वायर, ये एरिया की वैल्यू और ये हमारा परमिसिबल वैल्यू की वैल्यू। तो T निकाल दिया हमने, टेंशन फोर्स निकाल दिया, तो इसको हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। ओके, फिर कंक्रीट तथा स्टील के बीच उत्पन्न प्रतिरोधी बल। जब हम इसको स्टील पर इस तरीके से फोर्स लगाएंगे, आगे की तरफ खींचेंगे, तो इनके बीच में, कंक्रीट तथा स्टील के बीच में क्या उत्पन्न होगा, एक रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होगा। ठीक है, जो इस खींचे हुए बल का विरोध करेगा। तो वो कितना बल होगा, ठीक है, वो उसे देख लेते हैं। कंक्रीट तथा स्टील के बीच में उत्पन्न प्रतिरोधी बल R बराबर क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कितना, इसमें टाउ BD। ठीक है, जिस टाउ BD क्या है, स्ट्रेस है, जो बॉन्डिंग स्ट्रेस। ठीक है, जो बॉन्ड स्ट्रेस है टाउ BD वो उत्पन्न होगा। टाउ BD तो स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया कौन सा होगा, सरकमफ्रेंस का। जैसे मानो ये स्टील है और हमने इस तरीके से पकड़ रखा है, तो सरकमफ्रेंस का एरिया तो कितना होता है, πD इंटू L। ठीक है, πD इंटू L, मतलब जो होता है 2πr कह दो, 2πr पूरा परिधि का इंटू L। ठीक है, तो हमारा टाउ BD इंटू πD मतलब फाई जो डाया है स्टील का इंटू LD लेंथ। ठीक है, तो हमने स्ट्रेस इंटू एरिया रख दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को संतुलन की स्थिति में रखेंगे। संतुलन की स्थिति में रखने पर R बराबर TK हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि जितना हमारा फोर्स लगा उसके रजिस्टिंग फोर्स उसके इक्वल ही उसने रजिस्ट किया। जो इक्वल फोर्स हुआ TK बराबर कितना हो गया, रजिस्टिंग फोर्स हो गया। ठीक है, संतुलन की स्थिति में कि वो खींच नहीं पाएगा। ठीक है, दोनों फोर्स बराबर हैं तो वो कंक्रीट में ही बना रहेगा स्टील। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर रख दिया और बराबर रखने के बाद में
टाउ बी डी बराबर पाई इंटू 5 इंटू एल डी इंटू 0.87 एफ वाई इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर। एक 5 से 5 कट गया और एक पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से हम एल डी की वैल्यू निकाल देंगे। तो एल डी बराबर 0.87 एफ वाई इतना बचा और नीचे बचा 4, ठीक है, और टाउ बी डी मल्टीप्लाई में आ गया। तो यहाँ से हमने एल डी की वैल्यू निकाल दी। एल डी क्या है हमारा? डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं इसको, या विकास लंबाई हिंदी में कहते हैं, ठीक है, फॉर प्लेन बार के लिए। ये हमारा जो आया वो प्लेन बार के लिए आया। प्लेन बार के लिए जैसे ये मार्कर है, इस पर कोई ग्रू नहीं कटे हुए हैं, बिल्कुल प्लेन है, तो इस बार के लिए हमारा एल डी की वैल्यू, विकास लंबाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। और किस केस में आई? हमारे तनन के केस में, क्योंकि हमने इस पर तनन फोर्स लगा रखा था, तो इसके केस में हमारा डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू आ गया। जो एल डी की जो वैल्यू है, हम यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, हमें उससे ये पता चलेगा कि ये जो कंक्रीट में जो स्टील जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने अंदर तक लेके जाना चाहिए, ठीक है, कितनी लंबाई तक हमें कंक्रीट के बीच में, कंक्रीट के अंदर, ठीक है, जो स्टील है उसको लेके जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कंप्रेशन फोर्स के लिए। कंप्रेशन फोर्स के लिए टाउ वी डी की वैल्यू 25% बढ़ जाती है। कंप्रेशन फोर्स, अगर ये टी की जगह पे हम क्या कर देते हैं, कंप्रेशन फोर्स लगा देते हैं सी, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कंप्रेशन फोर्स। अगर ये सी कंप्रेशन फोर्स लगा देते हैं, कंप्रेशन फोर्स, तो इसके केस में क्या होगा, कंक्रीट और स्टील के बीच में जो टाउ वी डी की वैल्यू है, बॉन्डिंग स्ट्रेस कितनी बढ़ जाएगी? 25% और बढ़ जाएगी। ऐसा होगा कि जैसे मानो जब हम तनाव बल लगा रहे थे उसको ऐसे खींच रहे थे, ठीक है, इस तरीके से खींच रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या किया? कंप्रेशन कर दिया, ठीक है, कंप्रेशन इस तरीके से। तो कंप्रेशन में क्या होता है, ऑलरेडी अगर मेंबर कंप्रेशन में आ गया तो उनके बीच में वो क्या होगा, और पकड़ लेगा उसको, तो उससे क्या हो जाएगा, 25% हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी टाउ वी डी की वैल्यू, ठीक है। तो कंप्रेशन फोर्स के लिए टाउ वी डी की वैल्यू 25% और बढ़ जाएगी। तो एल डी बराबर फॉर्मूले में रख देंगे 0.87 एफ वाई इंटू 5, बिल्कुल ये फॉर्मूला 4 इंटू 25% बढ़ा दिया हमने टाउ वी डी की वैल्यू, तो कितना हो गया 1.25 इंटू टाउ वी डी, ठीक है। 25% बढ़ा दिया तो यहाँ पर 1% था और 25% इसमें और ऐड कर दिया, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर आया एल डी बराबर 0.87 एफ वाई इंटू 5 इंटू 5 टाउ वी डी, ओके। तो हमारा ये कंप्रेशन के लिए एल डी की वैल्यू निकल के आई। एल डी की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी, हम ये कह सकते हैं कि कंप्रेशन में, अगर हमारा ब्लॉक कंप्रेशन में है तो डेवलपमेंट लेंथ कितनी देनी पड़ेगी? इतनी देनी पड़ेगी। टेंशन में यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कंप्रेशन की तुलना में ज़्यादा आएगी। यहाँ पर 5 से डिवाइड है, यहाँ पर 4 से डिवाइड है, तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी एल डी की वैल्यू, और यहाँ पर ये वैल्यू कम आएगी, ठीक है। और कंप्रेशन में हमें ऑलरेडी उनके बॉन्डिंग में और मजबूती मिल जाती है 25%, इस वजह से ये वैल्यू एल डी की वैल्यू कम हो जाती है, ओके। अब ये हमने देखा था फॉर प्लेन बार के लिए। प्लेन बार बिल्कुल सेम, इस पर कोई ग्रू वगैरह नहीं कटा हुआ है। डिफॉर्म बार की बात करें या टॉर्क छड़ की बात करें तो इस पर क्या हो जाता है, ग्रू कट जाते हैं, इस तरीके से रेसे कट जाते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है, सरिया पर, स्टील पर वो इस तरीके से ग्रू कट जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो हमारी 60% बढ़ जाती है, ठीक है, उसके रेसे काटने से, और 40% हमारी रेनफोर्समेंट की बचत होती है, ठीक है। हमने क्या किया, फॉर टॉर बार या डिफॉर्म बार के लिए टाउ वी डी की वैल्यू 60% बढ़ जाती है। तो एल डी बराबर 0.87 एफ वाई इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू कितना बढ़ गया, 60% बढ़ गया। तो हमने ये 4 इंटू 1.6, यहाँ पे 25% बढ़ रहा था, यहाँ 60%, तो 1.6 इंटू टाउ वी डी। इसको हमने सॉल्व किया तो एल डी की जो वैल्यू है, ठीक है, एल डी की जो वैल्यू है कितना आया, 4, इसके लिए 16 चौका 64 आ जाएगा, 6.4, ठीक है, या इतना वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। टाउ वी डी की एल डी की वैल्यू 0.87 एफ वाई अपॉन 5 और 16 चौका 64, 6.4 टाउ वी डी, ठीक है। ये किसके लिए निकल के आई, फॉर टेंशन के लिए। अगर कंप्रेशन के लिए बात करें तो यहाँ पर 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फॉर कंप्रेशन के केस में एल डी की वैल्यू 0.87 एफ वाई इंटू 5 इंटू 1.6 इंटू टाउ वी डी, ओके। तो हमारी कंप्रेशन के लिए एल डी की वैल्यू निकल के आई, ठीक है। ये टेंशन के लिए, ये कंप्रेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप सबसे पहले ये समझ में आया होगा आपको डायरेक्ट बॉन्ड या एंकरेज बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट बॉन्ड जो कॉर्नर पर हमारा जो सरिया है हम कितना अंदर तक लेके जाएंगे, ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो वो वैल्यू हमने
निकाली है। अब बात कर लेते हैं दूसरा टाइप का जो बॉन्ड होता है वो होता है लोकल बॉन्ड या फ्लेक्सुरल बॉन्ड। ठीक है, लोकल बॉन्ड और फ्लेक्सुरल बॉन्ड हमने कॉर्नर पर तो देख लिया। अब देखेंगे जब इस बीम पर लोड आएगा कोई भी, तो लोड के कारण ये सरिया जो है मुड़ेगी ऐसे, ये बीम इस तरीके से होगा, इस तरीके से नीचे की तरफ झुकेगा, डिफ्लेक्ट होगा। तब इसमें क्या होगा, कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो कंक्रीट और स्टील के बीच में क्या होगा, स्लिपिंग होगी। ठीक है, इस स्लिपिंग के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होगी वो कितनी वैल्यू उत्पन्न होगी, टाउ बी डी बराबर शियर फोर्स की वैल्यू अपॉन एन नंबर ऑफ सरिया जो स्टील है तुम्हारी, कितनी नंबर ऑफ डाया की कितने नंबर ऑफ वार्स डाली गई हैं, तो एन नंबर ऑफ वार्स, पाई इंटू 5 डाया ऑफ वार, और जेड हमारा लीवर आर्म। ओके, तो वेयर वी बराबर शियर फोर्स, एन नंबर ऑफ वार, 5 डाया ऑफ वार और जेड लीवर आर्म। इसकी वैल्यू 0.9 डी रख सकते हैं। ठीक है, और डी क्या है, हमारा इफेक्टिव डेप्थ रहेगा। ठीक है, डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ रहेगा। ओके, तो हमने ये देखा कि लोकल बॉन्ड में जो बॉन्डिंग की स्ट्रेस है वो कितनी उत्पन्न हुई, टाउ बी डी बराबर शियर फोर्स अपॉन एन पाई 5 इंटू जेड। ओके, हमने इसमें ये देखा कि यहाँ की जो स्ट्रेस है, अब अगर यदि हम मेंबर को डेवलपमेंट लेंथ में, ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड में अगर उसको हम मजबूत कर देते हैं तो ये चीज़ ऑलरेडी मजबूत हो जाती है। ठीक है, अगर वो कॉर्नर से कहीं से भी स्लिपेज नहीं होगी तो यहाँ पर भी वो स्लिपिंग वाला केस उत्पन्न होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम जो चेक करते हैं वो एलडी के लिए चेक करते हैं। ठीक है, एलडी के लिए प्लेन बार के लिए ये, और कंप्रेशन में इतना वैल्यू, और अगर हम उसमें टॉर्च सरिया डाल रहे हैं या डिफॉर्म बार डाल रहे हैं तो उसके लिए टाउ बी डी की वैल्यू इतनी रहेगी। ओके, तो हम देखेंगे हमें जो है टाउ बी इस एलडी में ही इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मजबूत करना पड़ेगा। ओके, और लोकल में ही अपने आप ही, ठीक है, क्या हो जाएगा, फेल नहीं होगा, मतलब ऑलरेडी सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एलडी की वैल्यू, डेवलपमेंट लेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ दो प्रकार की है, डायरेक्ट बॉन्ड और एनकरेज बॉन्ड। ठीक है, और डायरेक्ट बॉन्ड और लोकल बॉन्ड या फ्लेक्सुरल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने दोनों को देखा। अब इन दोनों पर हम क्या देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उससे हम इसके बाद में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके।